National Action Plan for Vulture Conservation in India। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर एक एक्शन प्लान चलाया गया है टू कंजर्व वल्चर पॉपुलेशन, दैट इज गिद्धों की जनसंख्या या संख्या बढ़ाने के लिए एक संरक्षण प्रोग्राम चलाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन। अब मैंने आपको बताया था कि भारत में 9 टाइप की वल्चर स्पीसीज हैं। सो देयर आर 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। नाम बताइए जल्दी, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। पहला है ओरिएंटल व्हाइट बैग्ड, ऐसे ही व्हाइट बैग्ड, पहला है ओरिएंटल व्हाइट बैग्ड वल्चर, दूसरा है स्लेंडर बिल्ड वल्चर। तो वल्चर्स की 9 टाइप्स में से स्टार्टिंग के 2, नेक्स्ट सर लॉन्ग बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर। नेक्स्ट रेड हेडेड वल्चर, नेक्स्ट इज रेड हेडेड वल्चर, इंडियन ग्रिफिन वल्चर, इंडियन ग्रिफिन, वल्चर। हिमालयन ग्रिफिन वल्चर, नेक्स्ट इज हिमालयन ग्रिफिन वल्चर। सिनेरियस वल्चर, कौन सा? सर सिनेरियस, सिनेरियस, सिनेरियस वल्चर। बियर्डेड बियर्डेड, वल्चर, ओनली बियर्डेड है, बियर्डेड वल्चर। नेक्स्ट इजिप्शियन वल्चर, नेक्स्ट इज इजिप्शियन वल्चर। तो ये वल्चर टाइप्स या फिर स्पीसीज हैं जो कि 9 टाइप्स की स्पीसीज भारत में पाई जाती हैं गिद्धों की। तो सबसे पहले ओरिएंटल व्हाइट बैग्ड वल्चर, उसके बाद है सिलेंडर बिल्ड वल्चर, देन लॉन्ग बिल्ड वल्चर, फिर रेड हेडेड वल्चर, इंडियन ग्रिफिन वल्चर, हिमालयन ग्रिफिन वल्चर, सिनेरियस वल्चर, बियर्डेड वल्चर एंड लास्ट है आपके पास इजिप्शियन वल्चर। सो देयर आर 9 स्पीसीज ऑफ वल्चर्स दैट आर फाउंड इन इंडिया। अब इसमें से स्टार्टिंग के जो 3 हैं आपके व्हाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड लास्ट थर्ड कौन सा है? लॉन्ग बिल्ड वल्चर। सो ये तीनों ही क्या हैं? एंडेंजर्ड। ये तीनों ही एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वल्चर की। सो दीज आर दी एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वल्चर्स फाउंड इन इंडिया: ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर। हाँ, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में लास्ट आपको क्या लिखवाया था मैंने कल ही? 1 मिनट में देख लेता हूँ। लॉन्ग बिल्ड वल्चर हैव डिक्लाइंड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। IUCN ने इसको 2000 मतलब ईयर 2000 में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डाउन जा रही है। बहुत ज्यादा इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो चुकी है, ड्रास्टिकली डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। सो IUCN ने इसको क्रिटिकल एंडेंजर्ड घोषित किया है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो दे आर ससेप्टेबल टू दी डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक की वजह से ये ज्यादातर इनकी पॉपुलेशन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, जो कि कैटल्स इंडस्ट्री में दिया जाता है। और जब ये डाइक्लोफिनेक से पोल्यूट होते हैं तो इनकी किडनी फेलियर हो जाता है।
किडनी फेलियर, जिसके कारण इनकी डेथ होती जाती है। तो जितने भी गिद्ध हैं ये कारकासिस को खाते हैं या फिर डेड डिकम्पोज मटेरियल को डिकम्पोजिशन का काम करते हैं। तो डाइक्लोफेनेक जैसे बॉडी के अंदर जाता है तो इनकी बॉडी में जो एंजाइम होता है वो एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं और किडनी फेलियर के साथ इनकी डेथ होती है। बहुत सारे जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही डाई कर जाते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई ज्यादा इसके ऊपर अपनी रूलिंग दी है, कई बार फेस आउट किया है, डाइक्लोफेनेक को कम यूज करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए आपकी एनिमल हस्बेंड्री इंडस्ट्री में। पशुपालन जो आपका उद्योग है उसमें डाइक्लोफेनेक के लिए गवर्नमेंट ने कई बार एंड सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार अपने इंस्ट्रक्शंस निर्देश दिए, दिशा निर्देश दिए। सो यहां तक ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन राइनो। इंडियन राइनो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कहीं पे कोई इशू कोई दिक्कत आप, इसका ईयर है कौन सा, वल्चर 2006 है। ईयर लिख लो, ईयर मैंने ईयर नहीं लिखे हैं ज्यादा इसमें, 2006। नेक्स्ट है आपके पास इंडियन राइनो विजन 2020। इंडियन राइनो विजन 2020। स्पेसिफिकली राइनो के लिए ही चलाया गया ये इंडियन राइनो विजन 2020। सो अब लिखिए, इंडिया इज होम टू ग्रेट वन हॉर्न राइनो। इंडिया इज होम टू ग्रेट वन हॉर्न राइनो। तो भारत में मैक्सिमम एक सींग वाले गैंडे ही पाए जाते हैं। सो ग्रेट वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो। अभी आवाज क्लियर आ रही है प्रभजोत की डबल आवाज आ रही है आपको? स्क्रीन नॉट क्लियर? स्क्रीन तो क्लियर है अभी। क्लियर है? ओके ओके ओके। आप अपना एक बार रिफ्रेश करके देखिए, इंटरनेट में इशू हो सकता है, बारिश करके यहाँ पे भी इंटरनेट में इशू आ रहा है। डबल साउंड, हाउ कम डबल साउंड? यहाँ लगा लेते हैं सामने, इसको ही खोल देते हैं और बताओ, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो मैसेज जाएगा। नेक्स्ट वन हॉर्न राइनो, ठीक है अभी क्लियर है? किरणजीत, हर्षदीप, संजना, प्रभजोत, अब नहीं आनी चाहिए आवाज, वो जैकेट बार बार टकराती है तो उससे भी हो जाता है कई बार। सो इंडिया इज होम टू ग्रेट वन हॉर्न राइनो। भारत में ज्यादातर आपको एक सींग वाले गैंडा ज्यादा देखने को मिलेगा। इसको लिखिए, दे आर लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट। वल्नरेबल IUCN red list of threatened species. IUCN red list of threatened species। इसमें इनको वनरेबल कहा है कि इनके ऊपर खतरा संभावित है, मतलब दे आर वनरेबल टू दी एनवायरमेंट एंड अदर क्लाइमेटिक फैक्टर्स। आगे लिखिए, currently one horned rhino is found in northern states of India and Nepal. Currently they are found in the northern states of India and Nepal. Close to 85%
population of close to 85% population of one-horned rhino, 85% of one-horned rhino found in India only, found in India only, found in India only, with about 75%, with about 75%, with about 75% found only in the states of, with about 75% found only in the states of Assam, only in the states of Assam. आगे लिखिए, as of year 2022, 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 there are about 3 to 6 to, there are about 3 to 6 to 3262, 3 to 6 to 3262 species of, 3262 species of one-horned rhino, one-horned rhino found in India, one-horned rhino found in India. तो टोटल पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज पाई जाती है वन-horned rhino की 85% भारत में है, और उसमें से भी 75% असम में है, और असम में 3200, सॉरी नॉट इन असम पर पूरे इंडिया में ही लगभग 3262 आपके पास राइनो की पॉपुलेशन देखने को मिलती है. अब लिखिए, इंडिया राइनो विजन इज अ पार्टनरशिप, इंडिया राइनो विजन इज अ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया राइनो विजन is a partnership between Assam Territorial Council, Assam Territorial Council, Assam Territorial Council, and worldwide Fund for Nature, and worldwide Fund for Nature, Fund for Nature, and International Rhino Foundation, and International Rhino Foundation, and International Rhino Foundation, full stop, फुल स्टॉप. इतना ही बहुत है इसके बारे में. तो सिंपली कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे पार्टनरशिप करनी है वन-horned राइनो को बचाने के लिए, जो कि IUCN की लिस्ट के हिसाब से, रेड लिस्ट के हिसाब से वनरेबल है, और भारत में लगभग 3262 पाए जाते हैं. मैक्सिमम नॉर्दर्न इंडिया में पाए जाते हैं राइनोस, और स्टेट ऑफ असम में. टोटल पॉपुलेशन 3 to 6 इंडिया में टोटल 3262 है. मतलब पूरे वर्ल्ड की 85% जो हमारे पास है, तो उसमें 3262 इंडिया में पाए जाते हैं अलोन. एनजीओ इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन. तो ये भी इनके साथ काम कर रही है. तो इन सभी का कोलैबोरेशन है इसको नंबर बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट लास्ट है इसमें, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. जी, काजीरंगा और मनास नेशनल पार्क दोनों ही वन-horned राइनो के लिए फेमस है. नेक्स्ट इज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज. तो राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण में जो परिवर्तन आ रहा है
उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पहल चलाई गई, इनिशिएटिव चलाया गया। अब इसमें क्या है, मेन फोकस है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। सो इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2008। इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2008। तो ये नेशनल एक्शन प्लान जो था, इसको ईयर 2008 में शुरू किया गया था। वर्ष 2008 में इसकी शुरुआत की गई। इसमें लिखिए, इट इज इंडिया फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये भारत का पहला ऐसा प्रोग्राम था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, which is based on existing and future programs, which is based on existing and future programs to address climate change, तो पर्यावरणीय या फिर जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए, इस इशू को उठाने के लिए, इस मुद्दे के ऊपर काम करने के लिए ये पहले से जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको भी अपने साथ लेके चलता है। जो फ्यूचर में नेक्स्ट जो प्रोग्राम आएंगे, नीतियां आएंगी, उनके लिए भी काम कर रहा है, ताकि आपका जो जलवायु परिवर्तन है उसके ऊपर काम किया जा सके। दिस प्रोग्राम आइडेंटिफाइज 8 कोर नेशनल मिशंस। दिस प्रोग्राम आइडेंटिफाइज 8 इसमें आप लिखिए 8 कोर नेशनल मिशंस सच एज 8 core national missions तो मुख्य रूप से 8 कोर नेशनल मिशंस है, राष्ट्रीय अभियान है, जो कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए चलाए जा रहे हैं। अब 8 कोर मिशन में पूरे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इनको लिखना है। तो पहला है आपका 8 कोर नेशनल प्लान में से नेशनल सोलर मिशन। पहला है नेशनल सोलर मिशन, मींस सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करिए और इलेक्ट्रिसिटी या फिर ऊर्जा के लिए इसे आप यूज करिए, एनर्जी के लिए, सो दैट आपको पर्यावरण फ्रेंडली जो है ऊर्जा के स्रोत मिल जाए। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ये कह रहे हैं कि जो आपके पास ऊर्जा है उसका सर्वोत्तम तरीके से उपयोग किया जाए, मतलब एनर्जी तो बढ़ानी है बट उसका फिजिबल यूज करना है। जैसे कि आपकी रेटिंग की जाती है ना कि 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, आपका एसी, अब तो फैन भी आने लग गए हैं, टीवी के ऊपर लिख रखा होता है। सो उससे आपको पता चल जाता है कि ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करने वाला है। सो उससे एनर्जी की एफिशिएंसी का भी आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, इसमें जो भी आप यहाँ पे अगर सस्टेनेबल हैबिटेट की बात करें, चाहे वो ह्यूमंस का हैबिटेट है, चाहे वो आपके फ्लोरा फाउना या फिर आपके प्रोटेक्टेड एरिया का हैबिटेट है, उसको आपने सस्टेनेबल बनाना है। मींस दैट शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली। एंड इसमें कोई भी ऐसा डेवलपमेंटल या फिर कोई भी ऐसा कोर इंडस्ट्री नहीं आना चाहिए जो कि आपकी हैबिटेट को लॉस करे या हैबिटेट के ऊपर कोई भी ऐसा
एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो प्रभाव डाले। सो इसलिए नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, हैबिटेट शुड बी सस्टेनेबल, मीन्स यहाँ पे जो आपको एनर्जी यूज करनी है दैट शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली, राइट, जैसे आप बात कर रहे हैं सोलर मिशन की। दूसरा अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ पे कोई हाउसिंग एरिया भी है, चाहे वो एनिमल हैबिटेट है चाहे वो ह्यूमन हैबिटेट है, वहां पे एनर्जी वेस्ट मटेरियल जो है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहिए। ऑल्सो जो आप फ्यूल यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपका ऑटोमोटिव है चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का है, तो फ्यूल शुड बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। तीसरा ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इंसेंटिव लेने चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे हम कहते हैं कि फेम इंडिया की तरफ से आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करना है, सीएनजी को यूज करना है, लो सल्फर को यूज करना है, तो ये सस्टेनेबल हैबिटेट की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा हैबिटेट जहां पे इंसान भी रह रहे हैं जानवर भी रह रहे हैं बट उनके ऊपर कोई ऐसा सच प्रभाव नहीं पड़ रहा है। फोर्थ पॉइंट पे आएगा आपके पास नेशनल वाटर मिशन, नेशनल वाटर मिशन। अगेन वाटर रिसोर्सेज को आपने पोल्यूट नहीं करना है, दूसरा ऑप्टिमम यूज करना है सो दैट अगली जनरेशन के लिए बचा रहे, और जितना भी आपका यहाँ पे वाटर अवेलेबल है उसका 20% इंप्रूवमेंट करना है एवरी ईयर। टारगेट होना चाहिए कि 20% जितना भी वेस्ट वाटर है उसको ट्रीट किया जाए, एंड चाहे इरिगेशन फैसिलिटीज है चाहे अदर कोर फैसिलिटीज है वहां पे उसको यूज किया जा सके। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि 20% जो है एवरी ईयर वाटर को इंप्रूव करना है, उसकी क्वालिटी को, चाहे वो आप ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, सैनिटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, उसको आपने क्लियर करना है। नेक्स्ट मिशन जो है दैट इज नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। तो एक ऐसा मिशन, ऐसा अभियान है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी को आप यूज करें। तो इसमें उन्होंने सिंपल रख रखा है कि आपका जो फॉरेस्ट कवर है दैट शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 23% टू 33%। एवरी ईयर जब भी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का एक पूरा का पूरा सर्वे आता है तो उसमें ट्री कवर या फिर फॉरेस्ट कितने हैं, कौन से स्टेट में कितने ज्यादा फॉरेस्ट है, जैसे मध्य प्रदेश जो है टॉप पे है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है, या फिर आप कह सकते हैं ट्री कवर है। सबसे कम जो है हरियाणा में है, राजस्थान में तो है ही नहीं, पर सिंपल सी बात करें हरियाणा में, नॉर्मल स्टेट्स में अगर हम बात करें वो आपका हरियाणा है जहां पे सबसे ज्यादा डिजर्टिफिकेशन हो रहा है और ट्री कवर कम हो रहा है, उसके बाद पंजाब है। सो डिजर्टिफिकेशन एंड उसमें ज्यादातर इंपैक्टेड जो है पंजाब हरियाणा, एंड ऑल्सो ट्री कवर में भी। सो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि 23% से 33% हमें ट्री कवर करना है, सो इसलिए ग्रीन इंडिया की बात कर रहे हैं, मतलब हरित भारत। सिक्स्थ जो है आपका दैट इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अभी तक जितना आपने पढ़ा उसके हिसाब से यू नो व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना, जहां पे आप एनवायरमेंट फ्रेंडली ही एक्टिविटीज करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, रासायनिक जितने भी आपके उर्वरक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उनका कम से कम उपयोग करेंगे, मशीनरी ज्यादा यूज करेंगे, बट डीप टिलेज नहीं करेंगे। आप इंश्योर करेंगे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होती रहे, एक ही क्रॉप को बार बार ना उगाएं, सो दैट मिट्टी में जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस ना हो जाए। तो इसलिए आप लेगुमिनस प्लांट्स को ज्यादा यहाँ पे यूज करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। सारी चीजें आप लिख सकते हैं कंबाइन करके, तो आपका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है आपके पास नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज, नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये जो अभियान है, ये जो मिशन है, इसमें कह रहे हैं कि हमें एक स्ट्रेटेजिक नॉलेज बनानी पड़ेगी, एक रणनीतिक आपको लोगों में ज्ञान डालना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज से रिगार्डिंग, सो दैट
क्लाइमेट चेंज के लिए जितने भी आपके फैक्टर्स जिम्मेवार हैं, जो जो कारक इसके लिए जिम्मेवार हैं, उन सभी फैक्टर्स के ऊपर आप ध्यान दें। फॉर एग्जांपल, आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया जाए कि एनर्जी एफिशिएंसी को आपने बरकरार रखना है तो आप फालतू की लाइट नहीं ऑन करेंगे। आप जहां पे रिक्वायर्ड है वहीं पे प्लास्टिक को डालेंगे डस्टबिन में। ऑल्सो जहां पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहे वहां पे आप अपना व्हीकल नहीं निकालेंगे। आप ये इंश्योर करेंगे कि आप साइकिल से ज्यादा जाएं। तो ये सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स है ना, दीज आर दी फैक्टर्स जिसमें स्ट्रेटेजिक नॉलेज जो है लोगों को पहुंचाई जाएगी। क्लाइमेट चेंज के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेवार है, उन फैक्टर से आपने बचना है। राइट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात ज्यादा गवर्नमेंट करती है कि जहां पे एक बस जा रही है उसमें 50 लोग जा रहे हैं, अब 50 गाड़ियां उनकी निकलेंगी तो कितने वो एमिशन करेंगे। तो मल्टीपल फैक्टर्स है जिनके ऊपर बात की जा सकती है। तो स्ट्रेटेजिक नॉलेज की बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजी से आप इसको कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रिसर्च फंड चल सकता है, क्लाइमेट मॉडलिंग की जा सकती है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया जा सकता है। सो देयर आर मल्टीपल मेथड जिससे आप एनर्जी को बचा सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ को बचा सकते हैं, आपके रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, और वेस्ट टू एनर्जी, जो वेस्ट मटेरियल उसी से एनर्जी आगे प्रोड्यूस की जा सकती है। तो फाइनली यहाँ पे आपका जो ये टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी, वेरियस इंस्टीट्यूशंस, सॉरी एक रह गया, एक मिनट, सस्टेनेबल हो गया, हो एक रह गया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। तो हिमालयन इकोसिस्टम के लिए एक डेडिकेटेड अभियान चलाया गया ताकि इसको सस्टेन करके रखा जा सके, इसे बचा के रखा जा सके। हिमालय क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात, बायोडाइवर्सिटी रिच है। दूसरा, फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है। और सबसे मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे इनका मेन मकसद यही है कि बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट आप लिखे ना लिखे, बट वाटर रिसोर्सेज, और वो भी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, उनको कंजर्व करने की बात की जा रही है। सो दिस इज फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा इंपैक्ट इज ऑन हिमालयज एंड आपके पोलर रीजन्स। सो दीज आर दी 8 कोर स्ट्रेटजीज या फिर मिशंस जिनको नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज में जोड़ा गया है। तो 8 मिशन इसी के अंडर काम करते हैं, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। अभी लेट मी चेक, आपका रह जाता है पॉल्यूशन 6797 पे। सो आप हेडिंग डालिए क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। मेनली मेंस में पूछते हैं ये, मतलब रिटन वर्क में लिखने को आएगा ये, क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। जलवायु परिवर्तन एंड प्रदूषण, क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। तो आपके जो इसके एनवायरनमेंट के 3 भाग थे। पहला था इकोलॉजी, दूसरा था बायोडाइवर्सिटी, एंड तीसरा है क्लाइमेट चेंज एंड पॉल्यूशन। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है, उसके बाद देखेंगे क्लाइमेटिक चेंज क्या होता है, फिर कॉजेज क्या है, कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। फिर उसी में ही कारणों में 2 कारण आते हैं, एक ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट। उसके बाद आप देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस ही कंट्रीब्यूट करती है ओजोन होल के लिए, और ओजोन होल की डिप्लीशन से क्या होता है, यूवी रेडिएशन आती है, उससे इंपैक्ट बढ़ता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, आपके डायरेक्ट फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो कि आपके पोलर रीजन में है। फिर कैसे आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं आपके क्लाइमेट चेंज के, क्लाइमेट चेंज जो है इससे आगे क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं आपके डेली लाइफ पे या फिर आपकी अर्थ के ऊपर, इसकी रेमेडी क्या है, कैसे इसका उपचार किया जा सकता है, उपाय क्या हैं क्लाइमेट चेंज से बचने के। और देन लास्ट में उसके बाद आएंगे कुछ एक, जैसे कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारे के सारे पोल्यूशन के पार्ट है। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट से स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल चेंज में मैं इसको कहूंगा, क्योंकि कई जगह पे एनवायरमेंटल चेंज लिखा होता है। एनवायरमेंटल चेंज का मतलब क्या है,
जिसमें फॉरेस्ट फायर भी आ जाती है, बट वो एनवायरमेंटल चेंज छोटा सा पार्ट है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा एक मतलब फिनोमिना है जिसको समझना बहुत जरूरी है। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में हेडिंग डालिए पहले, क्लाइमेट चेंज, मेन इज क्लाइमेट चेंज, फिर पोल्यूशन सेकंड पार्ट है। डेफिनेशन इसमें लिखिए, इट इज अ लॉन्ग टर्म शिफ्ट असाइनमेंट हो जाएगा आपको चेक। क्लाइमेट चेंज इज अ लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन वेदर कंडीशन, लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन वेदर कंडीशंस। सो लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन वेदर कंडीशन, लंबे समय के लिए, लंबे अवधि के लिए अगर किसी एरिया में मौसम में बदलाव आ रहा है, मौसम की स्थिति में बदलाव आ रहा है, उसे आइडेंटिफाइड बाय, विच इज आइडेंटिफाइड बाय, आगे लिखिए, विच इज आइडेंटिफाइड बाय टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विच इज आइडेंटिफाइड बाय टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, winds and other indicators, winds and other indicators, winds and other indicators। सिंपली कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का मतलब है किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कॉन्टिनेंट में जब लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए, ड्यूरेशन के लिए अगर वहां पे वेदर कंडीशंस में चेंजेस आ रहे हैं। और वेदर कंडीशन में चेंजेस कैसे देख सकते हैं? टेम्परेचर का बढ़ना, कम होना या बिल्कुल माइनस में चले जाना। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है कि कभी रेनफॉल पैटर्न बहुत ज्यादा था, 3 महीने बारिश होती थी, अब 2 महीने हो रही है, 1 महीना हो रही है, दैट इज ऑल्सो प्रेसिपिटेशन पैटर्न। विंड्स, यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी, वो हर बार बारिश लेके आती थी, पहाड़ों में बर्फ देके जाती थी, उसका फिनोमिना। एंड अदर इंडिकेटर्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज में आपको पता चलते जाते हैं कि कुछ एक, जैसे अभी आप देखिए आम, मैं सिंपल आपको एग्जांपल बताता हूँ। आम में जो उसको कहते हैं ना फूल पड़ता है, या जो ये एक टाइप से फ्लावर देना शुरू करता है, अभी शुरू कर दिया इसने, ये मार्च एंड में, अप्रैल स्टार्टिंग में होता था। इस बार धूप ऐसी पड़ी कि अभी आप देखेंगे पेड़ों के ऊपर, आप देखेंगे बहुत सारे फ्लावर जो है वो ब्लॉसम भी हो जाएंगे वो, और थोड़ी देर देखेंगे आम पहले उगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस बार क्लाइमेट चेंज हुआ है। फरवरी के एंड तक कभी नहीं हुआ आज तक, अभी आप देखिएगा बाहर, ये मतलब बहुत रिसेंट है, बहुत ज्यादा रिसेंट जो फिनोमेना मैंने देखा अभी। सो टेम्परेचर, precipitation, wind and other indicators, there are multiple indicators जिससे आपको पता चल सकता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आगे कॉजेस, इतना ही डेफिनेशन है इसका। नेक्स्ट इज कॉजेस, क्लाइमेट चेंज के कॉजेस क्या है, कारण क्या है? व्हाट आर दी कॉजेस? मल्टीपल कॉजेस हैं, तो इनको आपने एक एक करके लिखते जाना है। पहला है नेचुरल कॉजेस। क्लाइमेट चेंज के लिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स जो कि इनको प्रभावित करते हैं, एक है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। तो पहले हम नेचुरल के ऊपर ही जाएंगे। नेचुरल कॉजेस, नेचुरल कॉजेस में लिखिए आप वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एक्टिविटी मीन्स ज्वालामुखीय गतिविधियां, वॉल्केनिक एक्टिविटी, इंसोलेशन, 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 इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। किसी जगह पे अगर इंसोलेशन ज्यादा है और किसी जगह पे इंसोलेशन कम है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इससे पूरा का पूरा हीट बजट ऑफ द एरिया वो प्रभावित होता है। सो वॉल्केनिक एक्टिविटी, हीट बजट, यही 2 मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपके इसमें आते हैं, नेचुरल कॉजेज में आते हैं। अब आपके पास है आर्टिफिशियल या फिर
anthropogenic causes. Second is artificial and out of insulation and volcanic सबसे ज्यादा impactful है. So this is anthropogenic और human made, artificial, anything. So दूसरा ऑटोजेनिक भी कह सकते हैं, वोल्केनिक को कह सकते हैं. इंसुलेशन का अलग अलग प्रभाव है. वोल्केनिक एक्टिविटी ऑटोजेनिक है क्योंकि खुद ही इरप्ट होता है ये, है ना, और कोई कारण नहीं है कि आप खुद जाएंगे उसको करेंगे. बट दिस इज टोटली नेचुरल. नेचुरल मीन्स इसमें एक्टिविटी डिपेंड करती है. कई बार एवरी ईयर हो जाता है. फॉर एग्जांपल 3 कॉन्सिक्वेंट ईयर्स के लिए ये इरप्ट हो रहा है, फिर पता नहीं 5 साल 10 साल बीच में वो साइलेंट हो जाता है. सो डिपेंडिंग अपॉन ये फिशर टाइप का है कि वायलेंट टाइप का है. वायलेंट है वो तो करते ही रहेगा बार बार. फिशर टाइप का वो कभी कभी इरप्ट होता है. सो वोल्केनिक एक्टिविटी सबसे बड़ा. आर्टिफिशियल में तो आपको पता है बहुत सारे हैं. क्या क्या लिखना चाहेंगे? पहला, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. मैं इसको GHG ही लिखूंगा. आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. एंड दूसरा डिफॉरेस्टेशन. दूसरा है डिफॉरेस्टेशन. देखिए अभी ये बड़ा पार्ट है, हम बड़े पार्ट की बात कर रहे हैं. ऐसे मल्टीपल है. ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाने के लिए 100 पॉइंट से आप लिख सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कैसे बढ़ रही है. वैसे डिफॉरेस्टेशन भी एक मेजर कारण है. तो यही 2 मेन कारण है. और डिपेंड करता है कि आपको अगर 150 शब्दों में लिखना है तो आप सिंपल लिखेंगे क्लाइमेट चेंज. उसमें लिखा होगा डिफाइन क्लाइमेट चेंज या व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट आर दी मेजर फैक्टर्स फॉर क्लाइमेट चेंज. तो उसमें आप सिंपल लिखेंगे क्लाइमेट चेंज इसको कहा जाता है. इसके 2 मेथड्स हैं, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल. नेचुरल में आप लिख सकते हैं कि वोल्केनिक एक्टिविटी चाहे वो फिशर टाइप का है चाहे वायलेंट टाइप का है, जब भी इरप्ट होगा मल्टीपल गैसेस निकलती है, मल्टीपल एशेस निकलती है, पेबल्स निकलते हैं, लावा निकलता है. तो ये आपके क्लाइमेट को चेंज कर सकता है. फिर आप इंडियन ओशन सुनामी की बात कर सकते हैं कि कई बार आप देखते हैं कि जब भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो सुनामी आ जाती है, या फिर जो टाइडल रेंज है या फिर जो वेव्स की एनर्जी है वो बढ़ती जाती है और वो कई बार आगे चलकर हार्मफुल होता है. दूसरा इंसुलेशन. किसी एरिया में इंसुलेशन बहुत ज्यादा हाई है, किसी एरिया में इंसुलेशन कम है, तो उससे भी क्लाइमेटिक चेंज. सिंपल ये ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं सिंपल, बट ओजोन लेयर को ज्यादातर हम ही डिप्लीट कर रहे हैं. दूसरा आर्टिफिशियल में तो मल्टीपल है. इसमें सिंपल लिखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस है, दूसरा डिफॉरेस्टेशन. एंड ग्रीन हाउस गैसेस ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ या फिर इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमंस विद एनवायरनमेंट. और डिफॉरेस्टेशन ज्यादातर अर्बनाइजेशन के लिए किया जाता है या फिर टू क्लेम एग्रीकल्चरल लैंड. आप चाहते हैं कि आपका खेतों का एरिया बढ़ जाए तो उसके लिए आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं. सो ये 2 मेजर मेथड्स हैं. और 150 शब्द ऐसे हो जाते हैं. 150 शब्द का मतलब है कि 5 लाइन लिखी और 150 शब्द हो गया आपका पूरा. सो ग्रीन हाउस गैस एंड डिफॉरेस्टेशन. आप डालेंगे आप ग्रीन हाउस गैस एंड ग्लोबल वार्मिंग. अब इन्हीं को ही हमने आगे एक्सप्लेन करना है. ग्रीन हाउस गैस एंड ग्लोबल वार्मिंग. greenhouse gases and global warming. अब देखिए ग्रीन हाउस गैस और ग्लास हाउस इफेक्ट, इसका दूसरा नाम है ग्लास हाउस इफेक्ट. ग्लास हाउस इफेक्ट. Greenhouse gas or glass house effect is a naturally occurring phenomena. It is a naturally occurring phenomena. It is a naturally occurring phenomena which is responsible for the
heat budget of the earth, which is responsible for the heat budget of the earth, heat budget of the earth, या फिर increasing the heat of the earth, सिंपल लिखिए heat budget of the earth and atmosphere, heat budget of the earth and atmosphere. एटमॉस्फेयर। अब इसको समझिए कि ग्रीन हाउस गैस या ग्लास हाउस इफेक्ट जो है ये एक नेचुरली अकरिंग फिनोमिना है, मतलब ये प्राकृतिक रूप से होने वाली एक गतिविधि है जो कि पृथ्वी की हीट बजट को बनाती है, मतलब पृथ्वी को गर्म करके रखती है। गर्म कैसे? क्योंकि डायरेक्ट इंसोलेशन आपकी तरफ आ रही है, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंच रही है, पृथ्वी को गर्म कर रही है, क्योंकि अगर पृथ्वी गर्म नहीं रहेगी तो पूरी की पूरी पृथ्वी जो फ्रीज हो जाएगी। जैसे बाकी कुछ प्लेनेट है आपके पूरे के पूरे फ्रीज है। आपका सैटेलाइट ही देख लीजिए, नेचुरल सैटेलाइट जो कि आपका मून है, ज्यादातर वहां पे बर्फ है। अर्थ के ऊपर लाइफ जो पॉसिबल है दैट इज बिकॉज ऑफ सनलाइट, एक तो फोटोसिंथेसिस, दूसरा वाटर। अगर पानी पूरा का पूरा फ्रीज हो जाए, 79% आपके पास पानी है ना, तो लगभग 80% आपका जो एरिया वो जम जाएगा बर्फ। दूसरा, यहाँ पे जितने भी आप ट्रीज देख रहे हैं, प्लांट्स देख रहे हैं, दैट इज इवेपोरेटिंग, या फिर बारिश हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, दैट इज ड्यू टू हीटिंग ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ हीट नहीं होगी तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। इसलिए जो आपका ग्लास हाउस इफेक्ट है, सिंपल इनकमिंग सोलर रेडिएशंस, यही पृथ्वी को वार्म करके रख रहे हैं, और वार्म रहनी चाहिए पृथ्वी। ये नहीं कहते हम कि ग्रीन हाउस गैसेज बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना है, राइट? हमें नहीं कहते कि जीरो लेवल पे लेके आना, हम कहते हैं प्रिवेंट करना है। जो ज्यादा इंसुलेशन है वो भी खराब है, कम भी खराब है, उसको एक मॉनिटरिंग करनी है, उसको हमने एक न्यूट्रल पॉइंट पे लेके आना जितना हमें नीड चाहिए। सो हीट बजट एंड दी हीट बजट ऑफ द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर। आगे लिखिए, सिंपल इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखिए इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इंसोलेशन में लिखिए अभी, अब लिखिए इनकमिंग सोलर रेडिएशन हिट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन hits the surface of the earth surface of the earth which is made up of UV radiation or visible radiation, which is made up of UV radiation or visible radiation, full stop. The energy emitted, EMITTED, the energy emitted from the surface of the earth, the energy emitted from the surface of the earth is infrared or long wave radiation. And energy emitted from the surface of the earth is infrared or long wave radiation, which is lesser than sunlight, Some of the insolation is being absorbed by the insolation is being absorbed by the sunlight.
sorry, some of the insulation is absorbed by the particles or objects present on the surface of the earth. Some of the insulation is being absorbed by the particles or objects present on the surface of the earth. These gases are called greenhouse gases. These gases are called greenhouse gases because they do not let the radiation from the earth to reflect back. They do not let the radiation from the earth to reflect back into the space, Reflect back into the space, full stop. This trapped heat is important. For life on the earth. This trapped heat is important for the life on the earth. Life on the earth. सिंपल ग्रीन हाउस गैसेस का ये मतलब नहीं है कि ये हार्मफुल है. जैसे मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाना ये खराब है, राइट. इसको एक लिमिटेड अमाउंट पे रहना चाहिए. लगभग 21% थी जब आपकी एवोल्यूशन हुई, जब अर्थ बनी, बट अभी ये 0.03% है. अब हम कहते हैं कि अगर ये 0.04 या 0.2 पे भी चले जाए, मतलब 1 पार्ट, जिसे आप कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ppm मीन्स 0.01 बढ़ना या 0.01 कम होना, ये भी हार्मफुल है. सो दैट इज वाई हम कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से ये ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए. दिस शुड बी फिक्स्ड एट 0.03%. कम हो जाएगी तब भी हीट बजट कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपको पता ही है हीटिंग ज्यादा हो जाएगी. हीटिंग ज्यादा होने के कारण क्या है कि ये पूरे का पूरा जो आपका एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है. आपकी जो हीट बजट है उसको ये बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा. सो हमें इसे एक लिमिटेड अमाउंट में रखना है. मैंने आपको लिखवाई थी कल गैसेस, आप लिखिए इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस आर. कई बार आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है. इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस आर तो कहीं से कोई इसका की तो मैं जानता है तो कल ही कर ले जाने कितने भी करते बात तो आफ्टर हम को टाइम दिया आफ्टर 8:30 तक हो गया. क्योंकि पता लगाना
बोलोगे? सो सबसे फर्स्ट इज ग्रीन हाउस गैसेज में से वाटर वेपर. सो आपके जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका 60% पार्ट जो है वो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 60% part is water vapor. So water vapor which accounts for about 60% of the greenhouse gases. For example, आपकी एक है एयर, और इसका भी थोड़ा सा समझिए. एक होता है एयर बबल, जिसे आप कहते हैं जल वाष्प. तो एक तो जल वाष्प हो गया, एक सिंपल समझिए, एक है एयर. एयर की बबल्स होते हैं, राइट. अब ये एयर बबल जब फॉर एग्जाम्पल दिस इज होलो, खाली है, खाली एयर बबल है. जब इसमें आपने वाटर कॉन्टेनेंट या फिर जैसे आप कहते हैं मॉइस्चर ऐड हो गया तो उसे आप कहेंगे दिस इज वाटर वेपर. तो जितनी भी आपकी अर्थ के ऊपर गैसेस अवेलेबल हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो है दैट इज वाटर वेपर. ये 60% आपके ग्रीन हाउस गैसेस का पार्ट बनाता है. एंड द सिंपल समझिए, इस रूम में एयर है ना. अब जैसे ऐसे करेंगे कभी भी तो हवा आती है, राइट. पर इनविजिबल है वो एयर. अब उस एयर में वाटर कंटेंट होता है, तो आप कहते हैं ना कि नमी है ना. अब सर्दियों के टाइम पे क्या होता है कि कम हो जाता है. अभी जैसे बारिश है तो अभी वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, बट वो इनविजिबल है. बट आप ये समझ के चलिए कि एटमॉस्फेयर में हम बात करते हैं एयर की, बट एयर जो है कॉम्पोजिशन है बहुत सारी गैसेस का, पर ज्यादातर उसमें वाटर वेपर पाया जाता है. 60% उसमें वाटर वेपर है. उसके अलावा और भी गैसेस हैं, डिसॉल्व नाइट्रोजन भी है, क्योंकि आपका जो हीटिंग एंड कूलिंग है उसके फिनोमिना में वो भी हेल्प करता है. कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी आपके पास अवेलेबल है, ऑक्सीजन है वो भी अवेलेबल है. सारी गैसेज वैसे इनविजिबल ही है ना. बस सबसे ज्यादा जो है वो वाटर वेपर. और 60% इसलिए भी है क्योंकि कुछ एक एरियाज हैं जहां पे वाटर वेपर जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि एयर है, कोई हवा का एक बुलबुला है, राइट, या बबल है, तो कई जगह पे ड्राई रहता है. जैसे डेजर्ट रीजन्स है, वहां पे ड्राई एयर चलती है, वहां पे वाटर वेपर की कमी होती है, वहां पे मॉइस्चर कम रहता है. ये वेपर ही है, बट जैसे पानी जुड़ गया तो वो वाटर वेपर. एक होता वाष्प, एक होता जल वाष्प. तो वाष्प क्या है? वो सिंपल वाष्प है, मीन्स वो टोटल वेपर है या फिर एक बबल है. बट जब उसमें वाटर कॉन्टेनेंट अटैच हो गया तो उसको हम कह रहे हैं कि दिस इज वाटर वेपर. सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इट अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट. आप लिखिए सेकंड आएगा इसमें वाटर वेपर के बाद. जो आपका ये है वाटर वेपर ना, ये आप उसमें पढ़ते हैं ज्यादा ज्योग्राफी में. यहाँ पे आपका आता है एरोसोल, एरोसोल में आएगा ये. नेक्स्ट लिखिए मीथेन, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस. सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस इज मीथेन. इसका कंट्रीब्यूशन है लगभग 20%. मीथेन 20% इसमें ग्रीन हाउस गैसेस का कंट्रीब्यूशन बनाता है. मतलब दोनों मिलकर 20 एंड 60-80%. नेक्स्ट आपके पास जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज वेरिएबल, हर जगह पे वेरी करती है ये. सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस. नेक्स्ट N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O. देन आगे है O3, ओजोन. इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं, हिंदी इंग्लिश कुछ एक CO2 में प्रॉब्लम आएगी. दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड. इनको भूलना मत, उन्होंने दे रखा होगा आउट ऑफ दीज कौन कौन सी हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेस, फिर यही आपका क्वेश्चन बन जाता है. सो फिफ्थ इज नाइट्रस के बाद ओजोन, O3. सो ओजोन इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस. सिक्स्थ CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. केमिकल रिएक्शन के कारण होता है ये. दिस इज CFC. मैं इसको आगे भी लिख देता हूं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. एंड 7th इज
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन दैट इज HFC, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन. So these are the major 7 ग्रीन हाउस गैसेस जिनको आपने याद रखना है. सबसे बड़ा है वाटर वेपर, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन है मीथेन का, मीथेन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, देन नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. ऑनलाइन स्टूडेंट्स को इशू है तो प्लीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. सल्फर हेक्साक्लोराइड उसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है. जो मेन है ना लाइफ टाइम पे अभी आप देखेंगे तो ज्यादातर कॉन्सेंट्रेशन है वाटर वेपर का, मीथेन का. यहां से फिर ये जो है ये इसके स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं, उसका भी है बट वो बहुत कम है. CO2 ज्यादातर आपको कहां देखने को मिलेगी? जब आप फॉसिल फ्यूल्स को जलाएंगे, है ना, जब आप बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल. दूसरा, जब आप जंगलों को डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वनों का कटाव कर रहे हैं, जब आप सॉलिड वेस्ट या फिर वेस्ट वाटर को इकट्ठा कर दे तो उससे भी बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है. ज्यादातर सिंक कहां पे होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसको एब्जॉर्ब कौन करते हैं? फॉरेस्ट और दूसरा ओशंस. दूसरा मीथेन की बात करें, मीथेन लिखा है CH4, इसको CH4 लिख देते हैं यहाँ पे. मीथेन की बात करें तो ज्यादातर आपको जितने भी आपके वेटलैंड्स हैं और जितने भी ओशंस हैं वहां पे नेचुरली पाई जाती है. बाकी जो आपके बैक्टीरियाज हैं केमिकल रिएक्शंस के थ्रू भी मीथेन को मतलब एयर में इवॉल्व करते हैं. N2 की बात करें तो ये ज्यादातर आप देखेंगे जो भी आपका फोटोकेमिकल स्मोक है या फोटोकेमिकल जो रिएक्शंस होते हैं, वही वेहिकुलर पोल्यूशन जिसे आप कहते हैं, वाहनों से निकलने वाला धुआं या फिर जिसे आप कहते हैं वेहिकुलर पोल्यूशन. तो फोटोकेमिकल जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल निकल रहा है उसकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादातर वेहिकुलर पोल्यूशन में ही आता है. उसके बाद ओजोन की अगर बात करें तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स फोटोकेमिकल रिएक्शन इसमें भी, और ज्यादातर जो फ्री रेडिकल अवेलेबल रहता है हवा में, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके ओजोन लेयर के ऊपर इंपैक्ट डाल रहे हैं. एंड जो आपका CFC है, ये ज्यादातर जो आपके रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री है, जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें से CFC निकलते हैं. जो आपके पेस्टिसाइड्स हैं उसमें से CFC निकलता है, और जितने भी आपके आर्टिफिशियल सॉल्वेंट हैं, पेंट्स वगैरह, उससे भी CFC बाहर निकलते हैं. या फॉर्मिंग मटेरियल जिसे आप कहते हैं, फॉर्म जो आप यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो CFC. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी सेम ही है, दोनों के लिए सेम है. सो दीज आर दी कॉन्टेंट्स. किसमें? पर इसमें अगर हम बात करें ना, वाटर वेपर जो है वो इम्पैक्ट नहीं डाल रहा. वाटर वेपर तो कॉन्स्टिट्यूट बन रहा है ना पूरी की पूरी ग्रीन हाउस गैसेस का, कंबाइंड है. बट जो ज्यादा हार्मफुल है, अगर हम बात करें हार्मफुलनेस की को, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन तो चलो खुद ही में ही, और ये दीज आर दी 4. बट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रीन हाउस गैस किस चीज से बनी है, कंपोज किससे होता है, तो ये 7 गैसेज याद रखनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट सारे. जैसे फॉर एग्जांपल आपसे एटमॉस्फेयर में पूछे जाते हैं कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज पाई जाती हैं, तो आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी याद रखते हैं, ऑक्सीजन भी याद करते हैं, नाइट्रोजन भी याद करते हैं, पर उसके अलावा जो गैसेज हैं मेजर एंड माइनर दोनों को याद करना पड़ता है. वैसे ही ये आपको याद करना पड़ेगा ग्रीन हाउस गैसेज में से. मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. अब नेक्स्ट आपके पास आप लिखिए CO2 एमिशंस वर्ल्ड वाइड. विश्व भर में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ज्यादा एमिशन निकलता है? सो CO2 एमिशंस, एमिशंस में M डबल आएगा नहीं, CO2 डबल S आएगा. विश्व भर में CO2 का कितना ज्यादा एमिशन होता है, कितने ज्यादा CO2 को इवॉल्व किया जाता है अदर एक्टिविटीज के द्वारा. परसेंटेज एज सच आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. आपने जैसे अभी 60% लिखा, 20% लिखा, उसके बाद जो आपकी गैसेज हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता 0.03%, ये सारे स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनको इतना आपने प्रॉपर परसेंटेज याद नहीं रखनी है. बट अगर आपसे ज्यादा पूछे तो सबसे ज्यादा जो है वाटर वेपर है, देन फिर आपका मीथेन, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अलावा जितने भी है ये माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. ये मतलब
उसके बाद डेसिबल पॉइंट्स में 3 पॉइंट पे जाएगा, 2 पॉइंट पे जाएगा, तो ऐसा जितना याद मत रखिए। CO2 एमिशंस वर्ल्ड वाइड, जैसे हो गया ये ब्लर, कैमरा मेरे अलावा चल ही नहीं रहा है, कैमरा जाता है मैं सामने रहूं। नेक्स्ट बड़ी लाइन है, ये हैवी लाइन है, इसको आपको लिखना है। अबाउट 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड, about 1/3 of world's carbon dioxide comes from 1/3 of world's carbon dioxide comes from Asia, Australia and Oceania. Asia, Australia, ओशिनिया। बताइए कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसका पार्ट ओशिनिया की? ओशंस के नियर बाय लाई करने वाली कंट्रीज ओशिनिया, जैसे कि न्यूजीलैंड है ना, हवाई आइलैंड है, फिजी है, तो जितने भी आपकी कंट्री जो कि ओशन के बिल्कुल बीचों बीच, आइलैंड कंट्रीज सिंपल उनको कहते हैं। सो एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया जो है लगभग 1/3 जितना भी कार्बन एमिशन हो रहा है यही कंट्रीज करती हैं। एंड 28% कम्स फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, 28% फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। सो नॉर्थ अमेरिका से लगभग 28% जो है यहाँ पे कार्बन एमिशन या फिर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन या कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है। अबाउट 60% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, 60% ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम्स फ्रॉम दीज कंट्रीज। तो लगभग ये दोनों मिलकर जितने भी आपके 3 आपने कॉन्टिनेंट लिखे, साथ में चौथा नॉर्थ अमेरिका, तो ये पूरे वर्ल्ड की 60% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये रिलीज करते हैं। इनफ है, इतना ही, ज्यादा नहीं लिखना इसको। अब लिखिए ओजोन होल एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन होल एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन होल एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये जो आपके जैसे आप लिख रहे हैं डाटा, यहां से ये कॉन्टिनेंट, ये कंट्री इतना एमिशन करती है, तो जहां पे आप आंसर लिख रहे होते हैं वहां पे आपको फैक्ट डालने पड़ते हैं, फिर इजी हो जाता है। एग्जामिनर को लगता है नहीं पढ़ के आए हैं, अगर 28% लिख रहे हैं फिर एशिया को लिख रहे हैं, तो आपके पास एक नंबर्स हैं, डाटा है, और ये डाटा कहां से आता है? करंट अफेयर से। तो आपने अगर ये साथ साथ में कोट कर दिया तो ये ना था, क्योंकि 28% है तो 1% ही कम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके करंट अफेयर में चेंज हो गया तो कितना चेंज हो जाएगा? 1%, 2% कम कर पाएंगे, ज्यादा ही बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। तो जब आप पेपर दे रहे होंगे तो अराउंड 30 लिख सकते हैं, 30%, अराउंड 30% यहाँ से आता है, अराउंड 60 और 60, मोर देन 60% यहाँ से आता है। तो मोर देन लिखना, कम मत लिखना, क्योंकि ज्यादा लिख के ही आपको फायदा है, कम नहीं कर पाएंगे ये। क्योंकि अभी तक अगर हम कम कर पाते तो बहुत सारे कन्वेंशन है जहाँ पे हम लीगल काम कर सकते थे, तो ये इंश्योर नहीं कर पाए अभी तक भी। कई बार अमेरिका जैसी कंट्री खुद विड्रॉ कर लेते हैं कि हम नहीं इसमें काम करना चाहते। सो इसमें आप लिखिए ओजोन होल एंड ग्लोबल वार्मिंग में इसमें लिखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्ले अ वाइटल रोल इन बोथ chlorofluorocarbons plays a vital role in both ozone hole depletion. Chlorofluorocarbons plays a vital role in both ozone hole depletion as well as global warming, global warming
The stratospheric ozone, the stratospheric, जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है, the stratospheric ozone layer is broken down by stratospheric ozone layer is broken down by high intensity. Stratospheric ozone layer is broken down by high intensity ultraviolet radiations या फिर UV radiations, ultraviolet radiations. आगे लिखिए, other greenhouse gases such as methane and carbon dioxide. Other greenhouse gases such as methane and carbon dioxide have a very less role. Carbon dioxide and methane have very less role in ozone depletion. The free radical present in CFCs, is chlorine. The free radical present in CFC is chlorine. Having the ability to destroy ozone. तो सिंपल इसमें कह रहे हैं कि जो CFC हैं ये फोटोकेमिकल स्मोक है या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि CFC में फ्री रेडिकल है क्लोरीन जो है उसमें एबिलिटी है कि वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सके। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत लेस रोल है, ज्यादातर फोटोकेमिकल जो आपके पास पोल्यूशन है उससे। आगे पता ही आपको कहानी बचपन से लिखते आ रहे हैं। ओजोन लेयर prevents the harmful UV radiation from reaching the earth surface, and it causes the heat budget maintenance. तो जो ओजोन लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में वो हार्मफुल जो यूवी रेडिएशन है उनको पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। एंड मेंटेनेंस ऑफ हीट बजट, तो पृथ्वी का जो हीट बजट है उसको मेंटेन करके रखती है, मतलब ज्यादा हीट नहीं जनरेट करने देती। आगे लिखिए, हाउएवर ओजोन डिप्लीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ polar ozone holes. However, ozone depletion and formation of polar ozone holes did not lead to further warming of the troposphere, or heating
वार्मिंग और हीटिंग ऑफ ट्रोपोस्फियर, the major consequences are melting of the ice caps or glaciers, melting of the ice caps or glacier, melting of the ice caps or glaciers, बर्फीली जो चोटियां होती हैं, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, इनका पिघलना, डायरेक्ट एक्सपोजर टू UV radiation, can cause skin burn and skin cancer. Direct exposure to UV radiation can cause skin burn and skin cancer. कह रहे हैं कि जो ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है उससे यूवी रेडिएशन सरफेस ऑफ द अर्थ तक पहुंच जाती है और आपके जितने भी आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स उनको ये पिघला देगी, मेल्ट कर देगी। दूसरे इसमें उन्होंने एक अच्छी बात ये कही कि इसका ये मतलब नहीं कि जो आपका ट्रोपोस्फेयर है वहां पे हीटिंग बढ़ जाएगी, डायरेक्ट पड़ेगी पोलार रीजन पे पड़ेंगी, क्योंकि पोलार रीजन सबसे हाइट पे है लैटिट्यूड के हिसाब से भी, तो इसीलिए ज्यादातर इनका इम्पैक्ट जो है वो है सीधा का सीधा आइस कैप्स एंड ग्लेशियर का पिघलना। अब वो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर पिघलते तो आपको पता क्या है, पानी बढ़ जाएगा, फ्लडिंग होगी, साइक्लोन्स आ जाएंगे, बहुत सारी सिटीज पानी में डूब जाएंगी एंड सो ऑन। वैसे ही ये कह रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर की हीट नहीं बढ़ाता, ये हीट वैसे ही रहेगी आपकी ट्रोपोस्फेयर में, बट जहां पे ये गिरेगी वहां पे नीचे एडवर्स इसका रिएक्शन रहेगा। जिस लैंड ऑफ द अर्थ के ऊपर या जिस जहां पे सरफेस ऑफ द अर्थ पे गिरेगी वहां पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, ट्रोपोस्फेयर पे ऐसा कोई प्रभाव नहीं है इसका। अब लिखिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसमें एक टॉपिक डाल दिया बीच में, ओशन एसिडिफिकेशन, वो मत करिए। अब लिखिए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि जहां पे आपका ये ओशन एसिडिफिकेशन होना था ये हमने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में देख लिया था। सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के क्या परिणाम हो सकते हैं, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जलवायु परिवर्तन से कौन कौन से परिणाम होने वाले हैं। सो बताइए आप, ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, बहुत इजी है। हाँ, चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न, पहला लिखिए, एक मिनट, चेंज इन दी रेनफॉल पैटर्न, आप मौसम को प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा प्रेडिक्ट करना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे जो आपकी मौसम की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एनुअल ग्लोबल टेम्परेचर, ये लिख लीजिए, इंक्रीज इन ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर, जो वैश्विक वार्षिक मौसम है, तापमान है, उसमें बदलाव आ जाएगा। इंक्रीज इन ग्लोबल एनुअल टेम्परेचर, या बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं, आपके पास बहुत छूट है इसमें। हाँ, इंक्रीज इन दी सी लेवल, इंक्रीज या फिर राइज इन द सी लेवल, राइज इन द सी लेवल, समुद्र स्तर में बढ़ाव हो जाएगा, समुद्र तल जो है
उसकी ऊंचाई बढ़ जाएगी ज्यादा पानी होने से। और उसका कारण क्या है? वही मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। 10 पॉइंट लिखवाने हैं आपने मुझे टोटल। आइस कैप्स एंड नेक्स्ट Natural biodiversity. submergence of major cities, क्योंकि मेजर सिटीज ज्यादातर कोस्टल एरिया पे ही सिचुएटेड है। सो सबमर्जेंस ऑफ द मेजर सिटीज, जितने भी आपकी वर्ल्ड में सिटीज हैं। और सबमर्जेंस वो भी इसमें ही है। सबमर्जेंस में इंसान डूबे, वेजिटेशन डूबे या फिर बायोडाइवर्सिटी, इट इज सबमर्जेंस, डूब जाना। सिंपल ये अब कुछ एक जैसे अमेजोन फॉरेस्ट रीजन है, वहां पे भी पानी घुसेगा। ये मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में भी घुसेगा, फ्लोरिडा कोस्ट पे भी, मैक्सिको कोस्ट पे भी, सब जगह होगा। तो सबमर्जेंस का मतलब है सबमर्जेंस। अब इसमें आपके ऊपर सबमर्जेंस लिख दीजिए और ब्रैकेट में आप जो मर्जी लिखना चाहें, बायोलॉजिकल, फ्लोरा, फाउना, इन सबको लिख सकते हैं आप। बट दिस इज सबमर्जेंस, मींस हर एक चीज डूब जाएगी पानी के नीचे। नेक्स्ट, सी टेम्परेचर भी हो गया। और बताइए, सर फूड चेन भी का फैक्टर लिख सकते हैं कारण, लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसमें लिखिए इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। मीन्स सबमर्जेंस हो गई, कुछ एक लोग जो है वो इसमें से अवेलेबल है अभी भी, तो उनको खाद्य सुरक्षा हो जाएगी, साथ साथ में उनके पास एग्रीकल्चर जो होगा उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। और बताइए, अब क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम हिल चुका है, सो नेक्स्ट लिखिए अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन dissolved in ocean may decline due to which marine या फिर ocean food chain, marine या ocean food chain will be अफेक्टेड। तो जो ओशंस में डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो जाएगा, तो इससे जो नीचे ओशन में जितनी भी फूड चेन है उसके ऊपर बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ओशन फूड चेन या फिर मरीन फूड चेन को ये टोटली रप्चर कर देगा। 3 मोर पॉइंट बताइए, कंप्लीट हो जाए। डिसीज वगैरह स्प्रेड होनी है, वायरस अडैप्ट करता है क्लाइमेट में, वो चीजें डिसीज नवा वायरस फाउंड हो सकता है। वायरस की ਜਿਹੜੀ अडैप्ट पुराना जेड़ा जमया हो गलती से टाइम। देखो सबसे बड़ा पॉइंट वही ओशन ऑसिडिफिकेशन। एक पॉइंट फ्री में, दैट इज ओशन ऑसिडिफिकेशन, क्योंकि इसी के साथ में मिलता जुलता है, दैट इज ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन टोटली एसिडिफाई हो जाएगा, ओशन एसिडिफिकेशन। 8th एंड 9th अब सकते हैं एक्सट्रीम, नहीं एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स नहीं आएगा, इसमें आना चाहिए 1 मोर पॉइंट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बताइए एक आध, बायोडाइवर्सिटी लॉस, हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज कह रहे हैं तो हेल्थ इश्यूज लिख देते हैं। हेल्थ इश्यूज एंड वेरियस हेल्थ हजार्ड्स। डिजीजेस हेल्थ में ही आ जाएंगी। रोधों के 9th 10th पॉइंट में आ गए। इसमें आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज जो आपका प्रॉपर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, जो उसे आप वाटर साइकिल कहते हैं, तो उसमें बदलाव आ जाएगा। पर वो मैंने लिख दिया है, रेनफॉल पैटर्न। एक पॉइंट और है
सी लेवल भी हो गया है। एक पॉइंट है इसमें, मुझे मिल नहीं रहा है वो पॉइंट। मैक्सिमम आपने लिख लिए। ट्रीज एंड ये सब सबमर्जेंस में आ जाएगा। एग्रीकल्चर भी हो गया, एसिडिफिकेशन भी हो गया। वन मोर पॉइंट, 10 होने चाहिए। पॉइंट है एक, सोचो। एनर्जी फैक्टर। हाँ जी, एनर्जी। एक मिनट। सरफेस रन ऑफ, ये तो हो जाएगा। लीफिंग, हाँ। कार्बन कार्बन लगभग हमने लिख लिया। क्लाइमेट चेंज के ऊपर फर्क पड़ेगा। रेनफॉल पैटर्न हो गया, पोलार रीजन की सारी बर्फ पिघल जाएगी। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो भी इससे प्रभावित हो जाएगा। अब सिंपल लिखिए एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, चाहे वो वोल्केनिक एक्टिविटी है, चाहे अर्थक्वेक्स है, चाहे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, चाहे टाइफून है, मतलब जितने भी एक्टिविटीज है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, मतलब जो आपके नॉर्मल वेदर इवेंट्स हैं उनसे ऑपोजिट में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। तो लास्ट पॉइंट इनफ है ये, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, चाहे वो एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, सबमर्जेंस है। तो ये लास्ट पॉइंट में इसको कंक्लूड करिए। अब मेथड्स क्या हैं टू हिंडर क्लाइमेट चेंज। अब देखिए मेथड्स टू हिंडर क्लाइमेट चेंज। मेथड्स टू हिंडर, हाँ सुनामी अर्थक्वेक उसी में आ जाएगा। क्लाइमेटिक हैजार्ड्स, कोरल रीफ ब्लीचिंग, ये उसी में आ जाएगा। ओशियन एसिडिफिकेशन में कोरल रीफ, हाँ जी, लॉस बायोडाइवर्सिटी। हाँ वो इसमें आ गया पॉइंट, डाइवर्सिटी का भी। और क्या लिखा है, अर्थक्वेक लिखा है, कोरल रीफ, हाँ इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी तो क्या, लाइफ ही नहीं बचेगी, इकोनॉमी तो क्या। फॉरेस्ट फायर्स नहीं, फॉरेस्ट फायर नहीं होगा है। जब सब कुछ डूब रहा है तो फॉरेस्ट फायर का। हाँ बट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में एक, हाँ हीट जब बढ़ेगी तो ये भी कारण हो सकता है, जैसे कि आपके ग्रास लैंड से सारे के सारे में इम्पैक्ट पड़ेगा। लास्ट पॉइंट इज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो नेक्स्ट आप लिखिए इसमें मेथड्स टू हिंडर क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या गायब करने के लिए, हिंडर करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना चाहिए। सबसे पहले अफॉरेस्टेशन, है ना, पहले वनों का रोपण करिए, वनारोपण, दैट इज अफॉरेस्टेशन। ज्यादा से ज्यादा आपको ट्रीज लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। सेकंड, Reduce fossil fuels use. लेस और लीस्ट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स, कम से कम फॉसिल फ्यूल्स को यूज करिए, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। 5 करने, 5 उसमें 10 थे। रिन्यूएबल एनर्जी का यूज वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सबसे पहले सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और बताते जाइए, अच्छे पॉइंट बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी, मोर यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी है और इंस्टॉल करनी है। और बताइए।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी आपको स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है, वॉइस ऑडिबल है, तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स पे यस लिख दीजिए। हम कर रहे थे मेथड्स टू हिंडर क्लाइमेट चेंज। तो पहला पॉइंट आपने लिखा था, फिर से बताइए एक बार। पहला था एफॉरेस्टेशन, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पेड़ उगाने हैं, फॉरेस्टेशन टेक्निक। नेक्स्ट, लेस और लीस्ट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। थर्ड पॉइंट क्या था? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, ट्रेडिशनल बीजों को यूज करना है, पेस्टिसाइड कम यूज करना है, दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फोर्थ पॉइंट बताइए, मोर यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, आपको ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना है, सो दैट आप इन्वायरमेंट के ऊपर एक्सप्लोटेशन कम करें और क्लीन एनर्जी को ज्यादा यूज करें। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में देर आर लगभग 10 पॉइंट्स जो आपने लिखे हैं, तो ये सारी टेक्निक्स जो है कार्बन सिंक का काम करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी। तो उससे आप जो एनुअल एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज के जो मुख्य आपके पॉइंट्स हैं उनको ये रिमूव करेगा। सो ओजोन कंप्लीट हो चुका, इसमें रेमेडियल इश्यूज भी हो चुके। आपका जो मैंने आपको लिखवाया था ग्लोबल वार्मिंग के लिए दो, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल, उसमें से एक है ग्रीन हाउस गैसेस, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन, यू नो दैट इज फॉरेस्ट क्लियरेंस, ज्यादा से ज्यादा वनों को साफ किया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, ट्रीज को रिमूव किया जा रहा है, ताकि लैंड जो है उसको नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए आप यूज कर सके। नॉन फॉरेस्ट यूज में जैसे कि अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं, या फिर आप किसी फॉरेस्ट लैंड को कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हैं। सो दिस इज डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन कई बार चारकोल बनाने के लिए, कोयले के लिए भी ज्यादा पेड़ों को काट दिया जाता है, पास्चर के लिए जैसे लाइफ स्टॉक के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, पशुपालन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, या फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पे टी गार्डन बना दिया जाए, या फिर कोई प्लांटेशन एग्रीकल्चर उसके लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सेटलमेंट, इन सब के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, वनों का कटाव किया जाता है। सो डिफॉरेस्टेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? सीधा क्लाइमेट चेंज, उसके अलावा जितनी भी आपकी एयर है उसमें पोल्यूशन, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स आएंगे, सॉइल इरोजन होगा, वाटर टेबल कम हो जाएगा, क्योंकि जो आपके ट्रीज हैं वो अपनी रूट्स के साथ ग्राउंड वाटर को होल्ड करके रखते हैं, मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। सो अल्टीमेटली एयर, वाटर और सॉइल सब में पोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि पौधे भी कहीं ना कहीं कुछ एक न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ अकोमोडेट करके रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल का टोटली इरोजन, एंड नेक्स्ट है आपके पास बायोडाइवर्सिटी लॉस। जब पेड़ ही नहीं बचेंगे, सॉइल नहीं बचेगी, तो बायोडाइवर्सिटी भी यहाँ से लॉस करेगी, क्योंकि हैबिटेट लॉस है। अल्टीमेटली सॉइल अगर रिमूव हो रही है तो ट्रीज नहीं है तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी पूरी की पूरी इससे प्रभावित होगी। जहाँ पे कुछ एक स्पीसीज देखने को नहीं मिलेगी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। सो दिस इज अबाउट आपका डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है, अब डिफॉरेस्टेशन के साथ आपने कहा सॉइल रिमूव हो रही है, तो लैंड डिग्रेडेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि भूमि जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती जा रही है, उसकी जो गुणवत्ता है वो खराब होती जा रही है। अब भूमि में पोषक तत्व नहीं रहे, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं रही, तो वो क्या बनेगा? डेजर्ट बनेगा। तो उसी पे आ जाता है नेक्स्ट इज डेजर्टिफिकेशन। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस, डेजर्टिफिकेशन के कॉन्सिक्वेंसेस, पहला पानी अवेलेबल नहीं है, दूसरा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम हो रही है, तीसरा एग्रीकल्चर नहीं होगा, वो एरिया प्रॉपर ड्राई जोन बन जाएगा, लीडिंग टू डेड जोन, है ना। पहले वो ड्राई एरिया मतलब शुष्क एरिया बनेगा, फिर वो मृत क्षेत्र बन जाएगा, मीन्स जहां पे कोई भी लाइफ अवेलेबल नहीं है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं। वेटलैंड्स के बारे में हमने कर लिया है। सो मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू
इसमें बना देता हूँ जो मैंने अभी बातें कही है ना, ऐसे नहीं रह जाना चाहिए टॉपिक। डिफॉरेस्टेशन, deforestation means forest clearance, means removal of trees, राइट, यहाँ पे ट्रीज को रिमूव किया जा रहा है। अब डिफॉरेस्टेशन के बहुत सारे इश्यूज, पहला आपने बताया एयर, वाटर एंड सॉइल, मोस्टली ये अफेक्टेड रहेंगे। ट्री कवर अगर कम होता है तो क्या चीजें होंगी? पहला तो वाटर टेबल डिक्रीज करेगा क्योंकि सॉइल को अकोमोडेट करके रखा, रिटेन कर रखा ट्रीज ने। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि सिंक नहीं कर पा रहे हैं पौधे। नेक्स्ट, फूड इनसिक्योरिटी भी लिख लो इसमें, ये खाद्य असुरक्षा का कारण भी बनेगा क्योंकि फूड अवेलेबल नहीं रहेगा। और बताइए, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होएगा इससे, इट कैन लीड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब फूड सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी, एग्रीकल्चर ही लिख लो उसको। और सर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें फॉरेस्ट में रह के एनिमल से पॉइंट अच्छा है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बना लिया कहते, आपने एग्जांपल अच्छा दिया इसीलिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये भी ह्यूमन एरिया में पहुंचेंगे हैबिटेट के लिए या फूड के लिए। और क्या होगा डिफॉरेस्टेशन से? अर्बनाइजेशन, सॉइल इरोजन, लास्ट है आपका क्लाइमेट चेंज। मल्टीपल रीजंस है वैसे तो, दिस इज क्लाइमेट चेंज, सीधा क्लाइमेट चेंज लिख के कंप्लीट कर दो, ठीक है। बहुत सारी चीजें होंगी, रेनफॉल पैटर्न भी चेंज हो जाएगा इससे। सो अल्टीमेटली इट कैन लीड टू क्लाइमेट चेंज, जैसे आप कह रहे हैं। अब कारण जो है इसका आपको पता ही है, ज्यादा वन लगाइए, है ना, सॉइल में हार्मफुल जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो जानी चाहिए। सो दिस इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है? वनों को जब साफ कर देते हैं, ट्रीज को जब क्लियर कर देते हैं, और उसके कारण ये मेथड्स या फिर सिंपल ये कारण इसके बनते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन भी नहीं होगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं होगा, इकोलॉजिकल नीचे एक दूसरे का टकराव करेगा, क्लैश करेगा, समझ लो कि सब कुछ ही होगा इससे। क्लाइमेट चेंज, ये अल्टीमेटली हर एक चीज की तरफ जाएगा। बाकी मैंने कोरल रीफ आपको करवाया था, वेटलैंड का भी मैंने आपको करवाया हुआ है। सो अब आपका पार्ट रहता है पोल्यूशन का। पोल्यूशन नेक्स्ट टाइम मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। पोल्यूशन इज आधे घंटे या आधा घंटा तो नहीं, 1 घंटा लगेगा इसमें, क्योंकि पोल्यूशन में आएगा स्मोक, स्मेज, हेज, जो भी आपके चलते हैं टॉपिक्स, फोटोकेमिकल, फिर जैसे कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये सारे के सारे पार्ट। फिर इसमें एक होता है इनोवेटिव आइडियाज, जिससे आप इसे कम कर सकते हैं, नेचुरल आइडियाज और एक आर्टिफिशियल आइडियाज। सो मैं ये नेक्स्ट टाइम आपको करवाऊंगा। तब तक के लिए आप जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ कह रहे हैं इसमें? 5th पॉइंट कहाँ पे है? 1 2 3 4 5। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि जहाँ पे आपने जंगलों को साफ कर दिया, बट वहां से जितने भी आपके एनिमल्स हैं, स्पीसीज हैं, वो लैंड एरिया की तरफ, मतलब अर्बन एरियाज की तरफ आ रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि उनको फूड वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो वो ह्यूमंस को ही फूड बनाने की कोशिश करेंगे, उसे टकराव हो जाएगा। रेंजर्स उनको वही है अटैक करने की कोशिश करेंगे, वो हमें अटैक करने की कोशिश करेंगे। दैट इज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट।
तो 239 6 भी बता देते हैं। 6 है अर्बनाइजेशन। शहरीकरण के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो हमारे ट्री एरियाज है, जितने भी फॉरेस्ट है, उनको क्लियर किया जाता है। पीसीएस के चेयरमैन अपॉइंट हो गए हैं। अब पीसीएस एग्जाम कब तक होगा, एनी आइडिया? ये आपको न्यूज में पता चल जाएगा, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। सो अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, साथ साथ में सिर्फ एक पोल्यूशन पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, फिर नेक्स्ट टाइम ही डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स।